हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम हमने कुछ महत्वपूर्ण मैट्रिसेस के बारे में जाना, जिसमें आइडेम्पोटेंट था, ऑर्थोगोनल था, इन्वोल्यूटरी था, पीरियोडिक और नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब नीलपोटेंट मैट्रिक्स बिल्कुल आपको याद रहने वाला है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है कि आप याद ना रख पाओ, है ना। पीरियोडिक याद रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आप पीरियोडिसिटी यूज जरूर करते होंगे, है ना। अच्छा, इन्वोल्यूटरी के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक नहीं दी, विजुअल नोट्स ना दिए आपको, तो इन्वोल्यूटरी और आइडेम्पोटेंट इनके लिए फिर से एक बार मैं विजुअल नोट्स क्रिएट कर देता हूं बेटा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, विजुअल नोट्स आपको सुनने हैं, विजुअल बनाना है, ठीक है ना। वो ऑलरेडी आपको याद रहेंगे। सो विजुअल नोट्स, इस विजुअल नोट्स में हम क्या रखने वाले हैं। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी देखने जा रहे हैं। आपने बेसमेंट में अपनी गाड़ी को रखा और जैसे ही लिफ्ट की तरफ गए, क्योंकि 4th माले पे आपकी सिनेमा थी, वहां पे आपको जाना था, इंपॉर्टेंट मूवी की टिकट परचेस करना थी। आपने प्रेस किया 4th, आपने ऊपर जाने के लिए प्रेस कर दिया, ठीक है। आपके बाद एक फैमिली आई थी, मैंने कहानी सुनाई थी लास्ट लेक्चर में। फैमिली आई, उन्होंने दबा दिया, उनके बच्चों ने दौड़ दौड़ के दबा दिया। तो हमने चर्चा करी थी कि लिफ्ट पे क्या गुजर रही होगी। लिफ्ट पे कुछ नहीं गुजरती, क्योंकि लिफ्ट प्रोग्राम्ड है। कौन सा प्रोग्रामिंग उसमें की गई है? आइडेम्पोटेंट प्रोग्रामिंग। आइडेम्पोटेंट टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज होने वाली एक टर्म है, जिसका मतलब यह है कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी सिग्नल को उससे मल्टीप्लाई कर दो या उसी में एग्जीक्यूट कर दो, तो आउटपुट वो वही आता है ना। तो हमने देखा था कि भाई इस घटना को आइडेम्पोटेंट, इंपोर्टेंट मूवी से आइडेम्पोटेंट रिलेट रहेगा, और इंपोर्टेंट मूवी जैसे ही आएगी ये पूरी सिनारियो आपके दिमाग में आएगी। सर बार बार प्रेस करवा रहे थे, उसको आपने आइडेम्पोटेंट बोला सर, और मैट्रिक्स में मैंने सिर्फ स्क्वायर टर्म तक यूज किया है। सो दिस इज नथिंग बट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आप ऊपर गए साहब, ऊपर गए तो टिकट काउंटर पे मूवी शुरू होने वाली थी, लेकिन एक भीड़ सी लगी। देखी आपने, यार ये टिकट देने में इतना टाइम कब से लगने लगा। आप गए, आपका नंबर आया काउंटर पे, तो उसने बोला कि आज कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, और इतने मज़ेदार ऑफर्स हैं कि वो आपको टोकन दे रहे हैं, और टोकन में कुछ प्रिंटेड हैं इधर, और दोनों साइड प्रिंटेड है, और प्रिंट के ऊपर वो जो नहीं होता स्क्रैच करने का, स्क्रैच के बाद नंबर दिखता है, वो है। तो टोकन दे दिया गया है और सभी लोगों को टोकन मिल चुका है, और ऊपर एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है कि जिसके भी टोकन में जो भी इमेज निकलेगी, उस इमेज का उल्टा यदि उसके अपोजिट साइड बना हुआ है, तो मूवी की टिकट फ्री आपके लिए। नहीं समझे? अरे भाई, वो बोला टिकट टोकन दे दिया, टोकन में यदि फ्रंट में कुछ भी इमेज बनी है, फॉर एग्जांपल ए ही ले रहा हूं मैं, तो उसके अपोजिट दोनों तरफ स्केच करना है। इसका जस्ट यदि उल्टा बना हुआ है, तो वो जो टोकन है, टोकन देना मतलब लॉटरी सिस्टम, लॉटरी चल रही है ना, तो लॉटरी में यदि ऊपर जो है उसका उल्टे में, उसके पीछे जस्ट उल्टा है, तो लॉटरी लग गई आपकी, और आपको मूवी देखने के मिल जाएगी। अच्छा, तो ये लॉटरी से मैं डिनोट कर रहा हूं इन्वोल्यूटरी को। इन्वोल्यूटरी में लॉटरीज देना, लॉटरी किसकी लगेगी? जिसका इधर जो लिखा है उसका उल्टा इधर होना चाहिए। मतलब यदि यहां ए लिखा है तो उसके जस्ट पीछे ए इनवर्स होना चाहिए, इसका उल्टा। ए इनवर्स मतलब उल्टा ना मैथमेटिक्स में। ओ हो सर, आपने इसमें लॉटरी डाल दी। जी हाँ, लॉटरी, और लॉटरी से क्या निकल रहा है? इन्वोल्यूटरी। ओहो, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये तो समझ में आ गया। ये विजुअल नोट्स याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी जरूरत लगे एग्जीक्यूट करना है हमें। ओके, लेट्स कम टू द टुडेस क्लास। हमने नीलपोटेंट भी देख लिया, पीरियोडिक मैट्रिक्स भी देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि गेट के क्वेश्चंस है। तो हमारी सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 31। जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जामिनेशन में बेटा, तो एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पढ़ने में देखो, आपकी सक्सेस के पीछे सिर्फ आपका नॉलेज काम नहीं करेगा बेटा। हो सकता है किसी को आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो गेट में नंबर लेके आ जाए। आपको एग्ज़ाम टेम्परामेंट लाना पड़ेगा।
एग्ज़ाम देने का टेम्परामेंट खुद में डेवलप करना पड़ेगा, और उस टेम्परामेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप एरर लेस कर रहे हैं या नहीं, टाइमली कर रहे हैं या नहीं, मिस्टेक्स जो हैं इस टाइप की मिस्टेक तो नहीं कर रहे कि क्वेश्चन कुछ पढ़ा है और क्या लिख के आ रहे हैं, प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से एग्ज़ाम टेम्परामेंट क्रिएट होता है। तो एग्ज़ाम टेम्परामेंट में क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले कि जो भी क्वेश्चन दिया है ना, सबसे पहले तो उसको बड़े प्यार से पढ़ेंगे जी, बहुत प्यार से पढ़ना है, और प्यार से पढ़ते टाइम पूरा कंसंट्रेशन वहां रखना है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन सीधी सीधी एग्जाम नहीं है बेटा। गेट एग्जामिनेशन आपके दिमाग से खेलने वाली एग्जामिनेशन है। मानता हूं क्वेश्चन इजी आते हैं, बट थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देते हैं, थोड़ा सा। तो ध्यान रखना, सिर्फ नॉलेज ले रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा। मैं नॉलेज के आगे सिर्फ लगा रहा हूं, कल को आप ये नहीं कह दो कि नॉलेज लेने से थोड़ी ना होता है, सिर्फ नॉलेज लेने से थोड़ी होता है, समझ रहे ना, दूसरी चीज भी डेवलप करनी पड़ेगी। चलो ये तो हो गई थी काम की बात। अब हम आते हैं, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस। छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें क्लू छिपे होते हैं। ओके, ऑफ साइज n क्रॉस n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एकदम फोकस करना, हरी में हड़बड़ी में ट्रू ना रह जाए आपके दिमाग में कि ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू के बारे में पूछ रहा है, ट्रू है पूछ रहा है, और आप कोई एक ऊपर का पढ़ो और आपको लगे कि ट्रू है और क्लिक करके नॉट ट्रू, दे आर आस्किंग अबाउट नॉट ट्रू। इन जनरल एग्जामिनेशन में इस नॉट को NOT ऐसे भी लिख देते हैं, बड़ा बड़ा कर कैपिटल में भी लिख देते हैं, ताकि आप फोकस कर पाए चीजों के बारे में। हड़बड़ी में होता क्या है, चीजें गच्चे हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी। हमने पढ़ा है सर, आपने बताया था, ये तो हमने प्रूफ भी कर लिया था कि यदि हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट पता करना है तो हमने बिल्कुल पढ़ा है कि वो ए डिटर्मिनेंट और बी इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल दो और उनका मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर ही होता है, मैंने देखा है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है सब, लेकिन हमें तो नॉट ट्रू बताना है जी। दूसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, वेर ए क्या है, मैट्राइसिस है, ए हो चाहे बी हो, वो क्या है, मैट्राइसिस है। अब मैट्रिक्स वाला हमने देखा था कि यदि के इज मैट्रिक्स और उसका यदि डिटर्मिनेंट चाहिए तो इस के की पावर n आ जाएगी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज यहां लिख दोगे। ये भी हमने पढ़ा है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है सर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए प्लस, नो, इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू। ये हम पढ़े ही हुए हैं ऑलरेडी। a प्लस बी का डिटर्मिनेंट हमने कतई नहीं पढ़ा कि वो a डिटर्मिनेंट प्लस b डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। सो इन जनरल दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, चलो तो हमारा आंसर जो पूछ रहा है वो आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज नॉट माई आंसर, दिस इज नॉट माई आंसर, लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, गेट 1995 में आया है। आप ये मत सोच लेना कि ये तो इतना पुराना है इसलिए इजी आते थे। अरे आज के टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, घबराओ ना तुम। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ दिस। सो हमने क्या पढ़ा है सर कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है ना वो किसके बराबर है जी, उसके ही किसी भी मैट्रिक्स के खुद के डिटरमिनेंट के बराबर उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ओके जी, अब ये यहां लिखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये कि क्या ये भी ऐसा भी होता है क्या कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स यदि निकालोगे तो ये बराबर होगा? बिल्कुल होगा। हमने देखा था कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 आ रहा है, सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 आ रहा है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/2 आएगा। ये आपने देखा हुआ है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/2 आएगा। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया बेटा? 2 आया। क्या ये 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए? इसका डिटरमिनेंट कितना है? 1/2। 2 ऊपर गया, सो 2 इज इक्वल टू 2। बिल्कुल करेक्ट बात है ना। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बट इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट बात हो गई। मतलब क्वेश्चन में तो नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो यही ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू है। ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, ध्यान रखें, बाकी के सारे ट्रू हैं। ओके, आगे बढ़े।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। इफ अ मैट्रिक्स ए इज एम क्रॉस एन, अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जानबूझ के चर्चा पहले कभी नहीं की, तो लल्लू सी चीज है। क्या पूछ रहा है? इफ अ मैट्रिक्स, सपोज आपको पता भी नहीं है ना, आपने कभी इसको देखा भी नहीं है ना कॉन्सेप्ट को, तो भी आप कर दोगे। जैसे कि इफ मैट्रिक्स ए इज एम क्रॉस एन एंड बी इज एन क्रॉस पी, द नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस and addition operation needed to calculate the matrix AB respectively are। नहीं समझे आप? ओके, समझाता हूं। मान लो A एक मैट्रिक्स है साहब, जो कि उसने दे दिया है कि M क्रॉस N का है। चलिए, मैं तो आपको सिर्फ डेवलप कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को, तो मैं 2x2 का ले रहा हूं, 2 1 0 1 ये लिया मैंने। मैं B भी ले रहा हूं, ठीक है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। बी, ये बी मान लिया, यहां पे मान लिया 1 0 1 2 ये लिया साहब। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि आई नीड बी ए जी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना जरा, मल्टीप्लाई में क्या क्या हो रहा है। भूले तो नहीं ना सर, इसकी रो और इसका कॉलम, ठीक है साहब। ये 2 का गुणा 1 में, सो 2 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 2, 0 गुणा 2। इस एक स्टेटमेंट को करने के लिए, इस एक नंबर को लिखने के लिए 2 बार, अब देखो मल्टीप्लिकेशन यूज हो चुका है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक बार एडिशन हो गया। ये यही पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस एंड एडिशन ऑपरेशंस आर नीडेड टू गेट ए बी। ओहो, आगे बढ़ते जाओ सर, फिर फाइनल मुद्दे पे आना, ठीक है। अब 2 का गुणा 0 में करेंगे, सो 2 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 1, समझ रहे ना बात, ठीक है। अब 1 का गुणा 1 में, सो 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1, 1 का 0 में, सो 1 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 1। अब देखो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है साहब? ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, ये है 2/2 का। अब टोटल मल्टीप्लिकेशन देखें जरा कितने हुए, 2 यहां हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए साहब, ये हो गए, ये रहा मल्टीप्लिकेशन, ये रहा। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन कितने हुए? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सर 2 2 4 2 6 और 2 8। टोटल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर कितने हो गए बेटा? आपके 8। आओ एडिशन की बात करते हैं। एडिशन 1 2 3 और 4, एडिशन ऑपरेशन कितने हुए बेटा? सर वो 4 हुए, है ना। तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, किसी भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आप करें तो ये कितना आएगा, ये डायरेक्ट बताया जा सकता है। वो कैसे बताया जा सकता है? वो ऐसे बताया जा सकता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इनकी वो देख लिया आपने कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, बिल्कुल हो सकते। अब आप क्या करना, ये 2 गुणा दिस 2 गुणा दिस 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 करना है आपको। सो यू आर गेटिंग 8। अच्छा, बिल्कुल सर। और यदि आपको एडिशन चाहिए तो ये 2 रखना, ये भी 2 रखना, यहां का जो कॉमन रहेगा ना उसका 1 कम कर देना, 2 गुणा 2 गुणा 1, सो दैट इज नथिंग बट, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। इसके लिए बना, लेकिन ये मैंने स्क्वायर ले लिया, लेकिन यहां पे स्क्वायर है क्या? नहीं है। ए मैट्रिक्स जो है वो देखो जरा, दिस इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स, और वो है m गुणा n, ठीक है साहब। इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बी मैट्रिक्स का, और बी मैट्रिक्स जो है वो है n गुणा p। तो मैं बोला यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो पहली जो शर्त है वो फुलफिल हो रही है कि ये n और ये बराबर है, इसके कॉलम उसकी रो के बराबर है। अब जब इन्हें आप करोगे बेटा तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस जो हैं वो आएंगे कितने? m गुणा n गुणा p, m n p।
इतने नंबर, यहां से प्रूफ भी देख लिया ना आपने, m गुणा n गुणा p कर दोगे आप तो इतने नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपको ऑपरेशंस मिल जाएंगे। अब इसमें एडिशन करेंगे, एडिशन ऑपरेशन का कोई पूछेगा तो वो होगा m गुणा एक कम n-1 गुणा p, ये हो जाएगा आपका एडिशन ऑपरेशन। अच्छा जी, तो क्या हमारे पास अवेलेबल है क्या ऑप्शन में? MNP अवेलेबल है क्या? नहीं है। क्या यहाँ है MPN? बिल्कुल है। यहाँ MPN बिल्कुल है, यहाँ नहीं है, ये दोनों बचे। नाउ लेट्स कम टू द एडिशन ऑपरेशन। m गुणा n-1 गुणा p, सो m(p(n-1), बिल्कुल ये सत्य है, और इसमें तो सिर्फ n-1 है। समझ गए ना आप? बिल्कुल समझ में आ रही ना बात? और क्रॉस वेरीफाई करके आपने देख लिया कि क्या है मल्टीप्लिकेशन और क्या है एडिशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक है, वेर A इज एनी मैट्रिक्स इज, द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू इतना, वेर A इज एनी मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट द सेकेंडरी डायगोनल, ऑलवेज सिमेट्रिक, अनदर जनरल मैट्रिक्स। अरे यार ये क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कुछ इंफॉर्मेशन आपको कुछ दी क्या? ब्रांडेड इंफॉर्मेशन? बिल्कुल कतई नहीं दी। सिंपल सा आपसे बोल रहा है कि द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू इतना है वेर A इज एनी मैट्रिक्स इज, क्या है मतलब? A कोई सा भी मैट्रिक्स है साहब, वो ये नहीं बोल रहा कि B इज A, यदि बोल रहे कि B इज इक्वल टू A है तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब गिवन मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट यहां पे कुछ भी रिलेशन नहीं है, वो बोल रहा है द मैट्रिक्स B वेर A इज एनी मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स B क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, जहां पे A एक कोई सा भी मैट्रिक्स है, बस उस मैट्रिक्स का A ट्रांसपोज B हुआ। कहने का मतलब A एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें B मिल जाएगा, बस ये लिख के आपको बोला जा रहा है। और A कोई सा भी एक मैट्रिक्स है भाई, तो आपसे पूछा जा रहा है B क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है क्या? क्यों, अच्छा इसकी राज चल रही है क्या भाई कि स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा वो है? बिल्कुल नहीं। सिमेट्रिक अबाउट द सेकेंडरी डायगोनल, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ऑलवेज सिमेट्रिक, अरे भाई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कुछ भी रिलेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अनदर जनरल मैट्रिक्स, दैट्स इट। कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? ऐसा है क्या कि B इज इक्वल टू A, इंफॉर्मेशन मान लो दे दे कि B इज इक्वल टू A भी है। अब बताइए कि ये B क्या है, या जब B और A बराबर ही है और वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो हम बोल देंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा भाई। अभी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे पास? कुछ नहीं है, तो काहे को बन रहे हो तुम हैं? अगला क्वेश्चन, if A and B are non-zero square matrices, then AB is equal to 0 implies A और B non-zero matrices हैं। अब A और B इन्होंने डिब्बे में ना भी लिखा तो ये क्या है? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जी, और ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से कवर किए हैं जी, है ना। ये आपको ऐसा बोल रहा है कि AB ये मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो आपको नल मैट्रिक्स मिला है जी, ठीक जी। और वो A ना तो A जीरो मैट्रिक्स है ना B जीरो मैट्रिक्स, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। अब ये कंडीशन कब पॉसिबल थी? हमने देखा था ना ये कंडीशन तब पॉसिबल थी। ऑप्शन देखते हैं जरा। ऑप्शन पहला बोल रहा है A एंड B आर ऑर्थोगोनल। A एंड B आर ऑर्थोगोनल में कौन सी इंफॉर्मेशन है भाई? A और B ऑर्थोगोनल होंगे तभी ये पॉसिबल है क्या? ना सर, ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं है ऑर्थोगोनल में। A एंड B आर सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ सर हमने ये देखा था कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब A जो है ना वो नॉन सिंगुलर हो, सॉरी सिंगुलर हो, और B जो है उसका डिटरमिनेंट निकालो तो वो भी जीरो आना चाहिए। इसी केस में ये पॉसिबल हो सकता है। तो A एंड B आर बोथ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या ऑप्शन डी होगा बी सिंगुलर? नो, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ये भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन है, दैट इज ए एंड बी आर सिंगुलर। ऑलरेडी हम कर चुके हैं राजा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ पे क्यों टाइम देंगे। अगला क्वेश्चन, द मैट्रिसेस कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड वो वाला कम्यूट
अंडर मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, हमने देखा था ना, ए गुणा बी कर दो, वो बी गुणा ए के बराबर होना चाहिए। कम्यूलेटिव का मतलब ये होता है, यदि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है और बी अनदर मैट्रिक्स है और आप ए बी कर दो और वो ए बी ए के बराबर रहे, तो ए एंड बी को हम बोलते हैं ये कम्यूलेटिव है, या बाय प्रोसेस ये कम्यूट करते हैं एक दूसरे को, ये बोला जाएगा। सर ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है जो आपने सिखाया और हमें पता है, बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दे दिए उसने, ये रहा आपका ए, ये रहा बी। कम्यूट अंडर मल्टीप्लिकेशन और 4 ऑप्शन दे दिए, इफ ए इज इक्वल टू बी और थीटा इज या फिर और लिखा है थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन इज एन इंटीजर, या ये ऑलवेज कम्यूलेटिव है, या ये कभी भी कम्यूलेटिव नहीं होंगे, या ये कम्यूलेटिव होंगे इस केस में। तो वो तो गुणा करने के बाद ही पता चलेगा जी, यस और नो। तो चलिए ना गुणा करते हैं हम बड़े प्यार से, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना, हमारे पास लिखा है कोस थीटा और नीचे हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पे है माइनस साइन थीटा और ये है कोस थीटा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हमारे गिवन मैट्रिक्स में, एंड दैट गिवन मैट्रिक्स इज A0 0 B। ठीक है साहब, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। cos थीटा गुणा A, तो ये हो जाएगा A cos थीटा, माइनस साइन थीटा गुणा 0, तो ये हो जाएगा बेटा 0। ये हो गई, सॉरी वेट अ मिनट, व्हाट आई डिड, कोस थीटा का हो गया इसमें, सो ये आ गया, माइनस साइन थीटा का इसमें, सो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। आगे साइन थीटा का इसमें, सो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और साथ में, रुको यार मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग कहाँ है भाई। अभी इसका, इस रो का मल्टीप्लाई मैंने इस कॉलम में कर दिया, तो ये आ गया। अब इसी रो का यहाँ कौन मल्टीप्लाई करेगा दोस्त, मैं ही करूँगा दोस्त। सो कोस थीटा गुणा 0, सो 0, माइनस साइन थीटा गुणा 100 बी साइन थीटा, ये रहा। आगे ये वाली रो है और ये दोनों कॉलम्स हैं, सो ए साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, हियर इट इज, प्लस 0, ये है 0 प्लस बी कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सुधार दें हम, ये जो 0 है उसको भेज दो आप, माइनस साइन रखो दोस्त, ये भी हटा, ये भी हटा। सो ये कुल मिला के आपके पास मैट्रिक्स आया, ये लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करने पे। अब कम्युलेटिव वाली बात है तो अब उल्टा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको रख लेते हैं हम सजो के। चलिए अब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे। ठीक है साहब, तो ये मैं लिख रहा हूँ A0 0 B, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा, इसमें मल्टीप्लाई होने जा रहा है। ध्यान से देखिए, दिल थाम के देखिए। सो यहाँ मैं लिखूंगा A का इसमें, सो ये बन जाएगा A cos थीटा, 0 का इसमें कहानी खत्म, A का साइन में, सो माइनस A साइन थीटा, माइनस A साइन थीटा और 0 का इसमें, B का इसमें, तो दिस इज नथिंग बट B साइन थीटा, सॉरी B साइन थीटा। अब इसमें सो B cos थीटा, B cos थीटा। ठीक है जी, ये आया। अब देखो जरा, क्या ये एक दोनों के बराबर है, A cos थीटा माइनस A साइन थीटा, यहाँ पे B है, A साइन थीटा B साइन थीटा है, B cos थीटा है। समझ रहे हो, यदि यहाँ से इसको देखने पे ही पता चल जाएगा कि A यदि B के बराबर हो जाए, प्रॉब्लम कौन कर रहा है, इन दोनों की बराबरी होने, ये एज इट इज है, A cos थीटा B cos थीटा, ये टर्म डायगोनल टर्म में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत कर रहे हैं ये है माइनस A साइन थीटा, ये है माइनस B साइन थीटा। अब A बराबर B हो जाए तो ये माइनस साइन थीटा है,
माइनस ए साइन थीटा, ये भी माइनस ए साइन थीटा बन जाए, ए साइन थीटा है, ये भी ए साइन थीटा बन जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू बी, उसी केस में ये कम्युलेटिव होंगे। तो एक ऑप्शन तो है हमारे पास, वाह, एक ऑप्शन ऑलरेडी है देश, साथ साथ ये भी दिया है, और ये नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन इज एन इंटीजर, एन की जगह 1 रख लो, कॉस पाई, सॉरी पाई बचेगा, पाई की वैल्यू, पाई पे इसको सोल्व कर लो जरा। मान लो a बराबर b नहीं है, अब बोला ना एंड लिखा होता तो दोनों कंडीशन चेक करते, और लिखा है तो किसी दोनों में से किसी को भी डालोगे तो काम आएगा। चलो सिर्फ एन पाई वाला ले लेता हूं मैं। आइए जरा देखते हैं कि एन पाई डालने पे ये क्या बनता है ना। एन पाई कोस पाई इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला आपका 0 हो जाएगा, और ये वाला माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, कॉस पाई हो जाएगा a, ये है 0, ये है 0, सॉरी माइनस a, और ये माइनस b, हियर इट इज, दोनों बराबर है। तो या n पाई रख लें तो भी ये कम्युलेटिव होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ a इज अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स देन a गुणा a ट्रांसपोज इज अनसिमेट्रिक, ऑलवेज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, समटाइम्स सिमेट्रिक। कभी पढ़ा क्या हमने ये? सर नहीं पढ़ा। तो क्या चेक कर सकते हैं क्या? a इज रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a गुणा a ट्रांसपोज क्या होगा देख लेते हैं ना सर। सो मानिए सर, जो मर्जी है वो मानिए। चलिए a में मान लेता हूँ 2 0 1 3, ये मैंने मान लिया। तो क्या आप बता सकते हो कि a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सर बच्चे भी बता देंगे। तो 2 1 0 3 किसके बच्चे बे? चलो इधर आ गया, मल्टीप्लाई कर दें। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं। a का a ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो मेरे पास है ये 2 0 1 3, इसमें आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 2 1 0 3, कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई। चलो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का गुना 2 में सो ये 4 है, 1 का गुना 1 में सो ये 1 है, 2 का गुना 0 में सो ये 0 है, 1 का गुना 3 में सो ये 3 है साहब। हियर इट इज। 0 का गुना 2 में सो ये 0 है, 3 का गुना इसमें सो ये 3 है साहब, 0 का गुना 0 में 0 है, और ये 9 है। तो बड़े ध्यान से यदि आप देखोगे तो 4 और 1 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये 9 हो गया। देख लीजिए जरा, डायगोनल के परपेंडिकुलर एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल है, तो ये क्या कहलाता है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप कोई सा भी ले लो दोस्त, कोई सा भी a और a ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दो, आपको हमेशा क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। मतलब इसका आंसर हम क्या करेंगे? ऑलवेज सिमेट्रिक। आई बात समझ में? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये रहा इन अ मैट्रिक्स एलजेब्रा A is equal to AT. ASTR matrices of appropriate order implies S is equal to T only if। देखो इस टाइप के स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपको सोचने पड़ेंगे बस, और आपका इनका आंसर है ना आपके पास ही रहेगा, 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर ही रहेगा। बस आप सही डायरेक्शन में सोच लें। कभी कभार एग्जामिनेशन में ऐसा होगा बेटा कि देखने के बाद आप उठा ही नहीं पाओगे, कलम नहीं उठा पाओगे। क्या करना? आप उठाना कलम और लिखना। ये लिखा है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा में AS इज इक्वल टू AT है। अब आप थियोरेटिकल रखोगे कि यार S कुछ मान लूँ, T कुछ मान लूँ, A कुछ मान लूँ, तो आप कर ही नहीं पाओगे इसको, क्योंकि A दोनों तरफ एक जैसा है तो एक जैसा मानोगे। S और T ऑलरेडी उसने इम्प्लाइज कर दिया S इज इक्वल टू D, तो ये भी S और T बराबर है, A है तो ये तो बराबर कर ही दोगे, आप कुछ पा ही नहीं पाओगे इसमें, है ना। लेकिन आपके पास ये दिया हुआ है और इम्प्लाइज, मतलब जब आप इसको सोल्व करते हो तो आप पाते हो कि S इज इक्वल टू T है, लेकिन ये पॉसिबल है ओनली इफ। तो ध्यान से सुनिए, एक काम करता हूं मैं, इस
गिवन इसको प्री मल्टीप्लाई करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, प्री मल्टीप्लाई विथ या बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या आएगा जरा यहां देखना, ए इनवर्स ए एस इज इक्वल टू ए इनवर्स ए टी। ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होता है, सो आई गुणा एस इज इक्वल टू आई गुणा टी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो एस इज इक्वल टू टी आ गया भाई। मतलब जो भी आप कर रहे थे वो फुलफिल होना चाहिए, तभी एस इज इक्वल टू टी आएगा। मतलब आप इस लायक बनने चाहिए कि इस गिवन इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप इस लायक बन गए कि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है तो एस इज इक्वल टू टी मिल जाता है। तो ये कब होगा, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है साहब, तो ए इनवर्स यदि एग्जिस्ट करेगा तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, ओनली देन दिस इज पॉसिबल। कौन पॉसिबल, ये ए इनवर्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट। लिख लो, व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट साहब। और ए इनवर्स यदि एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ये फॉरमोस्ट शर्त है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, यस, और विल गो विद द ऑप्शन सी। ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा तभी ये चीज पॉसिबल है। 1 मिनट लगेगा बस एग्जाम में करने के लिए। हाँ, If A is any n cross n matrix and K is a scalar, क्यों बार बार बता रहा, K is equal to, क्योंकि बार बार पूछा गया, मैं क्या करूं भाई, ये है A, so A is equal to क्या देखा था हमने, जो स्केलर है ना उसकी पावर n, that's it। कहां पे है दोस्त, ये रही, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन है, if n गुणा n अरे V is defined as follow। V आई जे मतलब ये एक मैट्रिक्स है एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई माइनस जे। अच्छा जी, हमें सिखा रिया है। सो V इज इक्वल टू आई माइनस जे, ये है साहब मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर ऑल आई जे वैल्यू के लिए ये डिफाइंड वैल्यू है। I इज ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब ऑब्वियस सी बात है 1 से शुरू होगा, कहाँ तक ले सकते हो, J n से छोटा है, कॉलम n के बराबर और n से छोटे, जो ऑर्डर है उससे ज़्यादा तो कैसे ही पता कर पाओगे आप, ठीक है। देन द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे V इज, ओहो ध्यान से देखो, कुछ खिचड़ी पक रही है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे हम, i माइनस जे का फॉर्मेट या i की पावर k माइनस जे की पावर k, ये किसका फॉर्मेट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एग्जामिनेशन में मान लो आप नहीं कर पाए तो एक काम करता हूं ना, इस V को खोलता हूं, 2x2 का ही बना लेता हूं, A11 A12 A21 A22। अब ये मैट्रिक्स जो है वो i माइनस जे के बराबर है। यहाँ पे i क्या है बेटा सर, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 माइनस 2 क्या हो गया -1, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, और यहाँ क्या हो गया 0। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम पढ़े थे कि समेशन ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 0। कर दो आप, सभी को जोड़ दो चाहे तो 0 आएगा भाई। सिंपल देख के बताएंगे कि एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 0, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अब आपके दिमाग में क्लियर है कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सर, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ तो सम ऑफ द मैट्रिक्स 0 बोलना, 30 सेकंड्स के अंदर आंसर करना। हाँ तो वही तो तेरे को अलग बनाएगा, वही तो रैंक लेके देंगे अपने को, वही चीज तो यही तो पूछ रही गेट एग्जामिनेशन तेरे से कि कितना एप्टीट्यूड है तेरे में। करना है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सम ऑफ टू सिंगुलर मैट्रिक्स, द सम ऑफ टू सिंगुलर मैट्राइसेस मे बी सिंगुलर, द सम ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस मे बी नॉन सिंगुलर। हो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तुम, हाँ पूछेंगे, गेट 2001 में क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को क्वेश्चन पूछा है। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ टू सिंगुलर मैट्राइसेस,
सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो मैं ले लेता हूँ 1 0 2 0। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, इसका डिटरमिनेंट 0 है। एक दूसरा डिटरमिनेंट लेता हूँ, वो भी मैं क्या करूँगा, वो भी सिंगुलर रखूँगा। सो यहाँ 0 0 रख लेता हूँ, ये 2 और 4 रख लेता हूँ, दोनों को जोड़ता हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूँ। द सम ऑफ टू सिंगुलर मैट्रिसेस मे बी सिंगुलर। देखते हैं जरा क्या ये बनता है क्या सिंगुलर। 1 + 0 1, 2 + दिस 2, 0 दिस ये 2 और ये हो गया 4। क्या इसका डिटर्मिनेंट है 4 - 4 = 0। ओहो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। द सम ऑफ टू सिंगुलर मैट्रिसेस मे बी सिंगुलर। हाँ हो गया है, सिंगुलर हो गया वो भी। अब नॉन सिंगुलर वाले देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट को हम देखते हैं भाई। तो नॉन सिंगुलर लूँगा मैं, ये 2 ले लेता हूँ, ये 4 ले लेता हूँ, ये 3 और ये 2 ले लेता हूँ। इसमें मैं जोड़ता हूँ 3 × 2 2 × 2, ये मैं जोड़ता हूँ। दोनों नॉन सिंगुलर हैं, इनके डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इन दोनों को जोड़ देता हूँ साहब। सो 2 और 3 ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। सो 6 5 30 - 20 सो 10 आ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब दोनों ट्रू है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट। और अगली क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।